हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम जाद है यार भाई, भाई चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन ये अब हमारा मेन चैनल है। इस पे ये ताज़ा वीडियो आती जाएंगी और इस पे हम डालेंगे। भाई सब्सक्राइब इसको कर लो। तो भाई साहब आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। यूपीआई को भाई इंटरनेशनली वीजा कार्ड मास्टर कार्ड की बजा कर बाहर के देशों में कब्जा करता देख पाकिस्तान से अमेरिका तक की फटके हो गई चार। क्या बोल रहे हो यार, यूपीआई और वो भी मास्टर कार्ड और वीजा को मार के उनकी जगह। हाँ ना यार, ये तो बहुत बड़े वीजा कार्ड है, तो मास्टर कार्ड है। हाँ, तो उनकी कैसे यूपीआई उनसे आगे निकल गया है। ये क्या इंडिया ने किया है? वो बाहर वॉच करते हैं तो तभी पता लगेगा भाई। इस बारे में तो वॉच कर लेते। कौन कहते स्टार्ट। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव ठाकुर और जैसे कि आपने सुना, पूरे दुनिया के टोटल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस में से करीब 40% अकेले इंडिया में ही होते हैं। एंड नाउ व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज दैट करेंटली इन्हीं रियल टाइम पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने वाला हमारा यूपीआई अब ओमान, यूएई, बहरीन, कतर और ऐसे ही 35 से 40 देशों में भी घुसने के बाद अब फाइनली इस गल्फ रीजन के मेजर प्लेयर सऊदी अरेबिया में भी एंटर करने वाला है। और एक्सपर्ट्स का तो यह भी दावा है कि बहुत ही जल्द यूएस डोमिनेटेड स्विफ्ट सिस्टम को भी रिप्लेस कर देगा। एंड नाउ दिस इज ह्यूज, क्योंकि अब जब इन देशों से लोग इंडिया में पैसे भेजेंगे तब हर साल इंडिया करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर्स अपने बचाएगा। और बाय द वे ये इतना पैसा है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से बेल आउट पैकेज भी इससे कम मिलता है। और वेल फ्रेंड्स, मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया के मेजर एनआरआईज इन गल्फ कंट्रीज में ही बसते हैं और वहां की टोटल पॉपुलेशन यानी 58.2 मिलियन में से सिर्फ इंडियंस ही करीब 13.4 मिलियन है। इसका मतलब वहां पर हर 4 लोगों में एक इंडियन है। और ऐसे में क्या आपको पता है, इंडिया में आने वाले टोटल रेमिटेंस में से करीब 65% रेमिटेंस अकेले इन गल्फ कंट्रीज से ही आता है। लेकिन यूपीआई के आने के पहले इन एनआरआईज के पास पैसे भेजने के लिए यूजुअली बस 2 ही तरीके हुआ करते थे। पहला तरीका क्लासिकल कन्वेंशनल बैंक मेथड, जिसमें वीजा, मास्टर कार्ड और वेस्टर्न यूनियन जैसी कार्ड कंपनीज के मीडिएशन की वजह से सऊदी के बैंक्स करीब 6% का तगड़ा ट्रांजैक्शन फीस चार्ज किया करते। और दूसरा तरीका जो एनआरआईज के पास है वो है एजेंट्स, लेकिन उसमें भी कई एजेंट्स जैसे आपको पता है चार्ज करते हैं। सो अंदाजन एवरेज चार्ज कुछ 10% है, यानी कि आप वहां पर साल भर में जितना भी कमाते हो उसमें से रफली आपको 1 महीने की सैलरी तो सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में ही भरना पड़ेगा। और इसी लूपहोल के वजह से होने वाले लॉसेस को रिकवर करने के लिए इंडिया ने सऊदी में यूपीआई को इंट्रोड्यूस करके एक मास्टर मूव किया है। यूपीआई को लाकर हमने मेजरली 2 जगहों पर चेंजेस लाए। पहला है चार्जेस, जहां पर कार्ड सिस्टम डोमिनेटेड बैंक्स और एजेंट्स इतने हेफ्टी चार्जेस लगा रहे थे, वहीं पर अब यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर सिर्फ 132.67 की नॉमिनल फीस प्लस अमाउंट का सिर्फ 2.04% ही अप्लाई होगा। इससे बिजनेसेस के पास ऑब्वियसली काफी पैसे बचेंगे। अब यहां पर दूसरा है टाइम। बैंक्स और एजेंट्स ज्यादा पैसे तो ले ही लेते थे, लेकिन उन्हें टाइम भी उतना ही ज्यादा लगता था, ऑलमोस्ट 1 दिन से ज्यादा का समय। बट अब यूपीआई आने से ये ट्रांजैक्शंस कुछ ही घंटों में पूरे भी हो जाएंगे। और तो और इन सारे फैसिलिटीज के साथ कैश लिमिट भी 2 लाख तक रखी गई है, यानी कि किसी भी इमरजेंसी में एनआरआईज अपने फैमिली या फ्रेंड्स को हेल्प भी कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स देखो, यहां पर यूपीआई के थ्रू काम कैसे होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है, उसके बेनिफिट समझने के लिए। नंबर 1, सबसे पहले तो सेंडर क्यूआर स्कैन करके पैसे भेजता है। नंबर 2, जिसके बाद उस सेंडर का ऐप अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर पर सेंडर के क्रेडेंशियल्स को ऑथेंटिकेट करता है। इसके बाद नंबर 3, इस ट्रांजैक्शन डिटेल्स का कंफर्मेशन लेकर उस बैंक को कहता है कि सेंडर के अकाउंट से इतने इतने पैसे डिडक्ट कर दो। नंबर 4, फिर बैंक इस प्रोसेस को कंफर्मेशन उसी पीएसपी को वापस भेजती है। एंड नंबर 5, कंफर्मेशन आते ही वो पीएसपी रिसीवर के बैंक अकाउंट को वेरीफाई करके उसमें पैसे क्रेडिट या फिर ऐड करने के लिए कह देता है। और फिर उस बैंक से इस प्रोसेस की कंफर्मेशन आती है। एंड देन फाइनली इस पूरे ट्रांजैक्शन का कंफर्मेशन रिसीवर और सेंडर के यूपीआई एनेबल्ड ऐप्स पर चले जाता है। एंड नाउ माइंड यू, ये सारा प्रोसेस बस कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है, जो बाय द वे आप भी डेली बेसिस पर एक्सपीरियंस करते हो अगर आप यूपीआई यूज करते हो। लेकिन इतना क्विक ट्रांजैक्शन करना ये अकेला रीजन नहीं है जिसके लिए लोग इसे प्रेफर करते हैं। सो फिडेलिटी नेशनल नाम की एक रेटिंग एजेंसी ने यूपीआई को ग्लोबल ट्रांजैक्शंस में फर्स्ट रैंक दिया है, क्योंकि यूपीआई से पैसे सेंड करना इज एज इजी एज सेंडिंग अ मैसेज। इसकी यूजेबिलिटी और यूजर फ्रेंडलीनेस इतनी ज्यादा है कि किसी को पैसे ट्रांसफर करने के लिए टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होना कोई जरूरी नहीं है। प्लस यूपीआई ने राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, स्पीड ऑफ सेटलमेंट एंड लेवल ऑफ सपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द रेगुलेटर, इन सभी में 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया है। इन कंपैरिजन चाइनीज डिजिटल ट्रांजैक्शन इंटरफेस का इन क्राइटेरिया में स्कोर सिर्फ 2 आउट ऑफ 5 रहा है। सो या डेफिनेटली ये स्कोर हमें काफी प्राउड तो फील करवाता है, बट इस स्कोर में एक दिक्कत है। इंडिया के बाद चाइना दूसरा सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करने वाला देश है, लेकिन अनलाइक इंडिया यहाँ पर मास्टर कार्ड और वीजा जैसे यूएस बेस्ड कार्ड कंपनीज का पेनिट्रेशन चाइना ने रोक रखा है। इसी बीच यूएस बेस्ड फिडेलिटी नेशनल द्वारा चाइनीज पेमेंट सिस्टम्स का पुअर कस्टमर वैल्यू के नाम पर मार्क्स काटना थोड़ा सा सस्पिशियस है। एंड दिस मेक्स मी थिंक कि जिस तरह यूपीआई अब ग्लोबली वीजा और मास्टर कार्ड की डुओपोली को चैलेंज करेगा, कैन यूपीआई ट्रूली गो ग्लोबल? क्योंकि देखो, ये मास्टर कार्ड, वीजा और वेस्टर्न यूनियन जैसे कार्ड कंपनीज बेसिकली क्या है? ये एक तरह के मीडिएटर्स ही तो है। बेसिकली पहले ऐसे होता था कि अगर दो बैंक्स के बीच कोई ट्रांजैक्शन करना होता था तो डोनर बैंक को रिसीवर बैंक के उस पर्टिकुलर कस्टमर के डिटेल्स लेने पड़ते थे। अब ये डिटेल्स अगर उस बैंक ने शेयर किए तो हो सकता है कि डोनर बैंक की मार्केटिंग टीम उस कस्टमर को अपनी ओर ल्योर कर ले, और बस फिर इसी ट्रस्ट इश्यूज के चलते क्रॉस बैंक ट्रांजैक्शंस काफी इश्यूज फेस किया करते। इसे टैकल करने के लिए फिर एस्टैब्लिश हुए वीजा और मास्टर कार्ड जैसे कार्ड कंपनीज। इन्होंने बैंक्स को कहा कि देखो, एक काम करते हैं, आप अपने डिटेल्स हमसे शेयर करो और हम वेरीफाई करेंगे कि किस बैंक के किस कस्टमर से पैसे लेने हैं और किस बैंक के किस कस्टमर को देने हैं। यानी सिंपली पुट, हम बीच में एक मिडिल मैन बनकर सारे ट्रांजैक्शंस की सेटलमेंट को वेरीफाई करें। यूपीआई की वजह से आज इंडिया ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस में एक बहुत ही बड़ा जंप मार लिया है। लेकिन अब क्योंकि इन ट्रांजैक्शंस का ज्यादातर काम यूपीआई के थ्रू होता है, मास्टर कार्ड और वीजा यूपीआई के शुरुआती समय से ही उसका भारी विरोध कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये दोनों ही कंपनीज मोस्टली ग्लोबल लेवल पर ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट करते हैं। बट देन अप्रैल 2012 में इन कंपनीज द्वारा हुए ग्लोबल सिक्योरिटी डेटाबेस लीक में करीब 1 करोड़ अकाउंट्स के क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन लीक हो गए थे। और अभी करंटली भी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूएसए ने रशिया में अपने वीजा और मास्टर कार्ड सर्विसेज को पूरी तरीके से बंद करवा दिया। सो इसे हम क्या समझे कि इन कंपनीज को यूएसए वेपन्स की तरह इस्तेमाल करेगा और एनी टाइम दूसरे कंट्रीज की इन पर डिपेंडेंसी को अपने फेवर में लेवरेज कर सकता है। सो ये बिल्कुल ही क्लियर था कि यूएसए के भरोसे पर पूरी तरीके से अपने बैंकिंग सिस्टम को बेस करना खतरे से खाली नहीं है, और इसीलिए सबसे पहले 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूपे नाम का एक होममेड कार्ड प्रमोट करना शुरू कर दिया। ये कार्ड आपने भी देखा होगा, काफी फेमस हुआ था। आज के तारीख में भी काफी लोग इसे यूज करते हैं, और ये इसीलिए जरूरी था क्योंकि आपको अगर पता होगा, यूपीआई के शुरुआती दिनों में यूपीआई से जुड़े एप्स को यूज करने के लिए आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती थी। अब ऐसे में हर कोई वीजा या मास्टर कार्ड की ईयरली फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता था। सो रूपे एक काफी सस्ता ऑल्टरनेटिव बन गया जिससे यूपीआई और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाया। एंड दिस वाज वेरी सक्सेसफुल क्योंकि यूपीआई से पहले वीजा का इंडिया में मार्केट शेयर 60% था, मास्टर कार्ड का दूसरी तरफ 30% और अमेरिकन एक्सप्रेस का 8.5%। बट 2019 तक अब रूपे और यूपीआई का शेयर करीब 58% तक पहुंच गया है, और अब कई लोगों के लिए उनका मोबाइल ही उनका वॉलेट बन गया है। इनफैक्ट सिर्फ इसी से ही गवर्नमेंट हर साल करीब 5,700 करोड़ रुपए बचाती है जो खराब नोट्स को रिप्लेस करने में खर्च होते हैं। अब इसके विरोध में वीजा ने अपनी होम कंट्री यूएस में इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेन भी कर दी। उनका कहना था कि इंडिया में सभी कंपनीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल नहीं है। इंडिया में वहां की गवर्नमेंट अपने सिस्टम को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, पार्शियल हो रही है उसको लेकर। अब ऐसी सिमिलर सिचुएशन इंडोनेशिया में तब आई थी जब उनकी डोमिनेंस खतरे में थी। तब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि यूएस की एनपीसीआई के इक्विवेलेंट को मेल्स लिखकर प्रेशराइज किया था कि वो इंडोनेशियन गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज करे और वीजा और मास्टर कार्ड के लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाए। बेसिकली यहां पर इंडोनेशियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जितने भी फॉरेन पेमेंट सिस्टम्स है वो अपना डेटा लोकली ही स्टोर करें, लेकिन ऐसा करने के लिए वीजा और मास्टर कार्ड को इंडोनेशिया में और हेवी इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, और इसीलिए उन्होंने यूएस की हेल्प से इंडोनेशियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, जिसकी वजह से वीजा और मास्टर कार्ड ने आज तक वहां कोई डेटा स्टोरेज फैसिलिटी ही नहीं बनाई। खैर, ओवरऑल फॉरेन कंट्रीज में यूपीआई के इंट्रोडक्शन से जितना फायदा लोगों का होगा उतना ही फायदा गवर्नमेंट को भी होगा। एंड डू यू थिंक ओवर हियर कि इंडिया इज रेडी फॉर दैट? इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब, भारत ने तो अमेरिका की कह के ली हुई है। भारत तो अमेरिका को पागल कुत्ते की तरह मार के गली गली में दौड़ा के मार रहा है। अगले ने मास्टर कार्ड वीजा कार्ड के फड़खच्चे उड़ा दिए लाला। यार देखो, 40 देशों में यूपीआई इस टाइम चालू।
इस टाइम ऑपरेशनल हो चुका है। और भाई हमारे माइंड में तो 10-20 नहीं, ये 40 देशों में भारत कब से एंटर सऊदी अरब देख ले, सऊदी अरब में भी एंटर हो चुका है। हाँ। और भाई साहब ट्रांजैक्शन क्या सेकंड्स में, ये मास्टर कार्ड वीजा कार्ड की मार के रख दी भाई साहब। ये मास्टर कार्ड वीजा कार्ड, जाओ बैंक के अंदर, उधर एटीएम में डालो, इधर उधर स्कैन करो, ना भाई, भारत कहता है स्कैनिंग। और यार तुम बेड पे लेटे रहो, तुम मोबाइल खोलो, मोबाइल में क्लिक मारो, पेमेंट गई। तुम्हें घर से हिलने की जरूरत ही नहीं। 2 लाख रुपए की लिमिट रखी हुई है, देख ले। अगर आपको जरूरत है तो फौरन 10 सेकंड में पैसे आपके अकाउंट में। 2 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता है 7 लाख। 7 लाख रुपया, वो भी फौरन से आप एग्जैक्ट डिट्टो, मतलब के तकरीबन $2000 प्लस, मतलब $250 आप पिन पॉइंट एकदम पे जा सकते। देख ले कितनी आसानियां इंडिया ने पैदा कर दी यूपीआई के थ्रू। तब भी तो आज दुनिया मर रही है। आज देखो दुनिया की रैंकिंग में यूपीआई टॉप पर है। हालांकि चाइना दूसरा यूजर है इस दुनिया में भाई साहब, अमेरिका है, कितनी ज्यादा सर्विसेज है, लेकिन नहीं, दुनिया की सबसे नंबर 1 सर्विस कौन? यूपीआई। जो ट्रांजैक्शन ही हो रही सबसे 40% तो इंडिया कर रहा है अकेले देश। आप में से कौन कौन यूपीआई यूज करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करता है, प्लीज कमेंट में लाजमी बताइएगा। जो हमें बाहर से देख रहे हैं, जो हमें इंडिया से देख रहे हैं, लाजमी बताइएगा। लेकिन यार आप उनकी सर्विसेज देखो, मैं भारत की सर्विसेज देख लिया सेकंड्स में यार। देख वजह तो उन पैसे कितने काटते थे, ये भी देख ना, वो पैसे कितने काट 6%, 10%, 8%, इस पे तो पैसा लगता ही इतना नहीं यार भाई। अब आपके पास और मेरे पास वीजा कार्ड की मेंटेनेंस है, जो छोटा कार्ड है यहाँ पे उसकी 5000 मेंटेनेंस कॉस्ट है पर ईयर की। तो भाई साहब तेल लगा के मार रहे हैं ना, 5000 हराम कमाते हैं क्या जो हम लोग उनको दें? लेकिन भाई वो हमारी मारते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में वीजा कार्ड मास्टर कार्ड के अलावा कोई बकचोदी तो और कोई है नहीं। उधर देख अगले ने निकाली कैसी चीज है, यूपीआई सिस्टम। ये दुनिया का पहला नंबर 1 डिजिटल सिस्टम। और भाई आज 40 देशों में वो एक्टिव हो गया। हम तो 20 समझ रहे थे वो यार, 40 में हो यार, ये चीज शुरू कर दी इंडिया ने। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो